हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। बहुत ही आसान चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका उपयोग हर चैप्टर में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें आज जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें कि वेक्टर है क्या। वेक्टर यानी सदिश राशियां हैं क्या। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ अगर दिशा आवश्यक हो जाए, दिशा की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी भौतिक राशि को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। तो इसी सदिशों के जो सदिशों का जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सदिशों का जो गणित पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं सदिश विश्लेषण। मुख्यतः फिजिक्स में एक मैथ का ही चैप्टर है जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें एकांक सदिश की, यूनिट वेक्टर की। एकांक सदिश क्या होगा? यूनिट वेक्टर क्या होगा? एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इकाई हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एकांक सदिश बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ये एक ऐसा वेक्टर है जो दिशा बताने का काम करता है। क्या करता है? दिशा बताने का काम करता है। अगर किसी वेक्टर का अगर परिमाण हमें पता है, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, वेक्टर को हम लोग एरो से लिखते हैं, तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अगर ए है, मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर की दिशा में, इस वेक्टर के अनुदिश अगर एकांक वेक्टर कोई हमारे पास हो, उसको हम ए कैप अगर लिख देते हो, क्या लिख देते हो? ए कैप। तो इस परिमाण और इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों का जो गुणा होगा, वो इस वेक्टर के बराबर आएगा। यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या है? एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो परिमाण में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें ए कैप निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए में उसके माड से डिवाइड कर देंगे, उसके परिमाण से डिवाइड कर देंगे। तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर ए का परिमाण है, मॉड है। तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, उस वेक्टर की दिशा में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस वेक्टर में उसके परिमाण से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब जो 3 एक्सिस हम लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिनको लंब कोणीय अक्ष कहते हैं, एक्स वाई जेड, यानी रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है एक्स वाई जेड, जो एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे होते हैं, लंब कोणीय अक्ष जो है, इनके अनुदिश यानी एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश, यानी एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग और जेड एक्सिस के अलांग भी यूनिट वेक्टर होते हैं। उनको एक अलग नाम दे दिया गया। इस एक्स के एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो इसके यूनिट वेक्टर को बोलते हैं एक्स कैप, सॉरी आई कैप। वाई के डायरेक्शन में क्या बोलते हैं? जे कैप। और जेड वाले को क्या बोलते हैं? के कैप। ठीक, अगर जेड का अपोजिट हो, माइनस जेड पीछे की तरफ, ये जेड बाहर की तरफ है, पीछे की तरफ में तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप हो जाएगा। इधर आई कैप है, इधर माइनस आई कैप हो जाएगा। ऊपर ऊपर जे कैप है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप हो जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। इनको क्या बोलते हैं? लंब कोणीय एकांक सदिश, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप कहाँ होता है? एक्स एक्सिस के अलांग। जे कैप कहाँ होता है? वाई एक्सिस के अलांग। और के कैप कहाँ होता है? जेड एक्सिस के अलांग। इसका अगर अपोजिट करेंगे, एक्स का मतलब इधर माइनस एक्स, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। वाई का अपोजिट माइनस जे कैप हो जाएगा, और जेड के अपोजिट माइनस के कैप हो जाएगा। इन सबका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 ही होता है। आई कैप का भी परिमाण 1 होगा, इस जे कैप का परिमाण 1 होगा, के कैप का परिमाण क्या होगा? 1 होगा। ये है क्या? आई जे कैप एक्स वाई और जेड, क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है। तो अगर हमें कोई भी परिमाण अगर एक्स अक्ष के अनुदिश पता है, उसमें हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो वह एक्स की दिशा में वेक्टर बन जाएगा। ऐसे अगर वाई की दिशा में कोई परिमाण पता, उसमें जे कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई की दिशा में वेक्टर बन जाएगा। ऐसे जेड के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर कोई वेक्टर, कोई सदिश है, उसके अगर पता हो, परिमाण पता हो, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलावा, तीनों एक्सिस के अनुदिश अगर उसका परिमाण पता हो कि एक्स एक्सिस के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश उसका परिमाण अगर मान लिया ए एक्स है, वाई के अनुदिश क्या है? बी वाई है, और जेड के अलावा क्या है? ए वाई मान लेते हैं, और उसके जेड एक्सिस के अलावा क्या मानते हैं? ए जेड। यानी किसी वेक्टर का, किसी सदिश का घटक अगर एक्स अक्ष के अनुदिश ए एक्स है, वाई अक्ष के अनुदिश ए वाई है, और जेड अक्ष के अनुदिश ए जेड है, ये परिमाण है उसके वेक्टर के। तो अगर हम एक्स ए एक्स में आई कैप से गुणा कर देंगे,
ए वाई में जे कैप से गुणा कर देंगे और ए जेड में के कैप से गुणा कर देंगे और फिर तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा पूरा वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर ए आ जाएगा। तो किसी वेक्टर को इस लंब कोणीय एकांक सदिशों के रूप में लिखने का तरीका होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, जहां ए एक्स ए वाई ए जेड क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश उस सदिश के परिमाण हैं, उस सदिश के क्या है, परिमाण है तीनों अक्षों के अनुदिश। तो इस तरह से हम इसको आई जे के फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं। चलिए इतना हो गया। अब हम समझते हैं कि अगर वेक्टर को जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे। सदिश का योग, सदिश का योग, सदिश को जोड़ने के हम लोग दो नियम प्रयोग करते हैं। एक तो ट्रायंगुलर वाला, त्रिभुज वाला, ट्रायंगल वाला। तो कैसे त्रिभुज के वाले में कैसे जोड़ेंगे, अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दोनों को हमें जोड़ना है, ए प्लस बी करना है, ए में बी को जोड़ना है, तो पहले वेक्टर ए ड्रा कर लेंगे। अब वेक्टर ए के शीर्ष में बी को चूंकि जोड़ना है तो बी के टेल को लिखे, टेल को यहां रखेंगे और बी को बना देंगे, जिस भी डायरेक्शन में बी रहा हो, हम मान रहे हैं कि ए ऐसे था, बी ऐसे था, तो बी के टेल से ए का हेड जोड़ना है, यानी बी के पुच्छ से ए का शीर्ष जोड़ना है। जो पहले होगा उसका शीर्ष, जो बाद में लिखा ए प्लस बी, उसका क्या लिखेंगे, टेल लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से पहले वाले के टेल को दूसरे वाले के हेड से मिला देंगे, तो ये जो आया ये क्या आएगा, ये ए प्लस बी आ जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस बी आ जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस बी आ जाएगा। अब अगर हमें बी प्लस ए करना होता तो भी हम क्या करेंगे, बी प्लस ए करना होगा तो पहले बी ड्रा करेंगे, बी, अब उसमें ए जोड़ेंगे, तो ए कहां जोड़ेंगे, इसके हेड से, फिर इसको टेल को हेड से मिला देंगे, ये हमारा ए क्या आ जाएगा, बी प्लस ए आ जाएगा, बी प्लस ए आ जाएगा। और ये दोनों सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। मतलब इसमें क्रम का कोई लेना देना नहीं है, अगर दो वेक्टर का जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी हो या बी प्लस ए, वो दोनों सेम होते हैं, किसी भी क्रम में इनको जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से हम त्रिभुज के द्वारा जोड़ते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट है, इसका रोल ज्यादा नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट है हमारे काम का, उस पर हम लोग आते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि अगर दो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर ए एंड बी, इनके बीच कुछ एंगल होगा, कुछ एंगल पर ही होंगे, मान लेते हैं एंगल क्या, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन देम क्या, थीटा, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो हम योग करेंगे वो कैसे करेंगे, तो इन दोनों वेक्टर को हम एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा। मतलब जैसे अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो दोनों के टेल को मिला दिया, इस तरह से दोनों को रख दिया कि ये क्या करें, दोनों दो भुजाएं बना ले, किसकी, एक समांतर चतुर्भुज की। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने एक भुजा समांतर होती है, तो इसके समांतर एक यहां से बन जाएगा, इसके समांतर एक यहां बन जाएगा, तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसकी दो भुजाएं हमारी दोनों वेक्टर हो गई, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों सदिश हो गए ए और बी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी ए प्लस बी जो होगा, दोनों का जो योग होगा, वह इसके समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा रिप्रेजेंट होगा जो दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु से जाता है, यानी इस वाले के, इसके नहीं, इस वाले से रिप्रेजेंट होगा, इन दोनों का योग इससे रिप्रेजेंट होगा। अगर हम इसको आर बोल दे, तो ये आर क्या है, आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा था, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इसका जो आर आता है, रिजल्टेंट आता है, जो परिणामी आता है, वो कितना होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी परिमाण जो होगा, आर बराबर होता है अंडर रूट, ये परिमाण है तो इसको हम ऐसे माड लगा लिख सकते हैं, माड आर, माड आर, चलो ऐसे लिख दिया, वेक्टर आर का मॉड, ठीक, यानी आर का परिमाण कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब ये थीटा अगर बदलेंगे तो ये रिजल्टेंट यानी जो आर आएगा वो अलग अलग आएगा, तो हम इसको कुछ केस में निकाल भी सकते हैं।
कि अगर दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में हो जाए, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी थीटा क्या हो जाए, जीरो। ऐसे में लेते हैं अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, ए और बी एक दूसरे के ऊपर हो जाए एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल हो जाएगा जीरो। तो जब ए और बी के बीच का एंगल थीटा जीरो हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में आर क्या आएगा, आर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे जीरो रखेंगे, कास जीरो का मान कितना होता है, कास जीरो का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। यानी दो वेक्टर अगर जीरो अंश पे हैं, 0 डिग्री पे हैं, एक ही डायरेक्शन में हो गए दोनों अगर, तो उनका जो परिणामी आएगा, रिजल्टेंट आएगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। उसका जो परिणामी का परिमाण आएगा दोनों परिमाणों के योग के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। चलिए अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री ले लें, थीटा कितना लेते हैं, 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। तो ऐसे केस में कास 90 रखेंगे, कास 90 का मान जीरो होता है, कास 90 का मान जीरो होता है, तब क्या बचेगा, तब r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर 180 डिग्री ले लें, 180 अंश ले लें, यानी दोनों वेक्टर अपोजिट हो गए, ऐसे दोनों वेक्टर क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तब अगर थीटा 180 अंश है, तब r क्या आएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कितना हो जाएगा, कॉस 180। अब कॉस 180 को सॉल्व करना पड़ेगा, कॉस 180 को सॉल्व करेंगे, क्या कितना होगा कॉस 180, चले ये 0 90 180, 180 में कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 180 प्लस 0 लिखेंगे तो थर्ड में जाएगा, माइनस 0 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो अगर चलिए 180 माइनस 0 हम लिख देते हैं, कॉस को क्या लिख दिया, 180 माइनस 0, क्या लिख दिया, कॉस को लिख दिया 180 को लिख दिया 180 माइनस 0, प्लस 0 भी कर सकते हैं। तो अगर माइनस 0 करेंगे तो आ जाएगा सेकंड में, फर्स्ट ये सेकंड, ये साइन का घर होता है, सबका घर होता है, ए एस टी सी ऐसे याद रखते हैं। ये सबका घर है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें इसमें टेन और काट होंगे, इसमें कास और सेक पॉजिटिव होंगे। तो इसमें जब साइन पॉजिटिव है, ये कॉस है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कोण कितना है, जीरो, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस जीरो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके क्या लिखेंगे, माइनस कॉस जीरो लिखेंगे, माइनस कॉस जीरो, कॉस 180 किस में बदल गया, माइनस कॉस जीरो में गया, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो हो जाएगा -1, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस कर देगा इसको, तो टोटल आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस उसका माइनस 2b, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो अगर दोनों वेक्टर अगर 180 अंश पे हो, यानी विपरीत है, अपोजिट है, तब उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के परिमाण के अंतर के बराबर होगा, यानी ए माइनस बी हो जाएगा। अब ऐसे भी सोच सकते थे कि जब दोनों एक डायरेक्शन में तो ए प्लस बी हो गया, अब एक अपोजिट कर दियो तो ए माइनस बी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। चलिए, तो ये तो बात रही कि समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा हम कैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं। तो इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद रखेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट के अंदर थीटा क्या, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और ए बी क्या है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण है। अब इस आर की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, किधर होगी, इसको पता करने के लिए अगर हम मान लें कि ये वाला कोण अल्फा है, यानी जो आर है वेक्टर ए से अल्फा कोण पर है और वेक्टर बी से बीटा कोण पर है, दोनों से कोण बनेगा, एक से अल्फा मान लिया, एक से बीटा मान लिया। तो अब कैसे क्या लिख सकते हैं इसको, तो अगर अल्फा के पद में लिखें तो हम लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल, देखिए कैसे याद रखेंगे, इधर tan है तो इधर भी tan आना चाहिए, क्या आना चाहिए, tan। अब tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो इसका मतलब हम ले लेंगे यहाँ पर साइन और बट्टे में क्या ले लेंगे, कॉस, बट्टे में क्या लेंगे, कॉस। अब साइन के साथ लेंगे क्या, देखिए ए से जब एंगल था तो बी को लेंगे, जब एंगल ए से बना था तो बी को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन बी बट्टे कॉस बी, और यहाँ क्या कर देंगे, ए को जोड़ देंगे नीचे वाले में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया साइन बी अपान 1 ए प्लस कॉस बी,
चले ऐसे ये वाला एंगल है बीटा, अगर बीटा के रूप में लिखना चाहें तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही लाना फिर से tan, तो कैसे आएगा, ऊपर रखेंगे साइन, नीचे रखेंगे कॉस। अब देखें कोण किसके साथ था, बी के साथ, तो किसको लेंगे, ए को लेंगे, तो साइन ए बटे कॉस ए, और किसको जोड़ देंगे, जो बच गया बी। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए, आर की डायरेक्शन के लिए, इससे मैग्नीट्यूड आएगा, इससे डायरेक्शन आएगा। तो ये बात हो गई वेक्टर को जोड़ने की, दो फार्मूले आप नोट कर लें, ये हमें याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं, अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इस वेक्टर के हम दो कंपोनेंट्स करना चाहते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर हो। इस वेक्टर के दो घटक करना चाहते हैं, दो कंपोनेंट करना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो अगर हम एक इधर लेते हैं तो दूसरा वाला यहाँ ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे भी हो सकता है, अगर ये वेक्टर ए है, एक हमने यहाँ लिया तो दूसरा हमारा यहाँ हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर। अगर ये वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट हम कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल हमें पता, मान लिया थीटा है, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। जो एंगल पता है उस एंगल वाले कंपोनेंट को कॉस थीटा रखेंगे और दूसरे वाले के साथ साइन रखेंगे। चले अगर यही वाला, अगर ये ऐसे था, ये वेक्टर ये कंपोनेंट, अगर ये वाला एंगल हमें पता होता, मान लिया अल्फा है, अल्फा बीटा कुछ भी, तो अगर ये वेक्टर ए था तो इस कंपोनेंट को अब क्या बोलते, ए कॉस अल्फा बोलेंगे, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, ए साइन अल्फा बोलेंगे, ए साइन अल्फा। ये एंगल थीटा है, तब क्या बोल रहे हैं, तब इसको क्या बोल रहे हैं, इस वाले को ए साइन थीटा बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, ए कॉस थीटा बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, ए कॉस थीटा बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, ए साइन थीटा। थीटा के पद में लिखना है इसके पद में, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इस वाले एंगल के लिए लिखना है तो ये ए कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो जो एंगल सटा हुआ है उस एंगल वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, कॉस के साथ, और दूसरे वाले को साइन के साथ। इस तरह से हम वेक्टर का वियोजन कर सकते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर हमें वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए, गुणा करने के लिए दो तरह का गुणा वेक्टर के साथ होता है। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें, तो दो तरह की क्वांटिटीज हमें मिलती है। एक केस में हमें अदिश मिलता है, दूसरे में सदिश मिल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो टाइप का होता है, एक होता है सदिश गुणन, इस वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा होता है अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट और अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलेंगे, अदिश गुणन बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या है, सदिश प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो जो हमें क्वांटिटी मिल रही है वो एक अदिश राशि मिल रही है, इसलिए इसको अदिश गुणा कहा गया। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया अदिश गुणन। इसका जो मान आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा। अब सोचते हैं कि अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे केस में जब यहाँ cos थीटा की जगह पे cos 90 रखेंगे, cos 90 का मान 0 होता है, तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, a डॉट बी क्या आएगा, 0।
यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, दो लंबवत सदिश हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। इसका भी उपयोग क्वेश्चन में किया जाता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाए, मतलब एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा हमारा क्या हो जाए, 0 डिग्री, ऐसे केस में ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस 0, का 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सदिश गुणा का। तो सदिश गुणा में क्या होता है कि जब सदिश गुणन करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उससे एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, सदिश आता है, तो उसमें अब दिशा भी होगा, उसमें क्या होगा, दिशा भी होगा। तो इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका, वो क्रॉस से लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब चूंकि ये सदिश है, सदिश है और ये परिमाण लिखा हुआ है, तो परिमाण को सदिश में बनाने के लिए क्या करते हैं, एन कैप से गुणा कर देंगे। एन कैप एकांक सदिश है, किस दिशा में, ए क्रॉस बी के दिशा में। ए क्रॉस बी की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, क्या, एन कैप। अब जो एन कैप होता है, यानी एन कैप की कहें या फिर ए क्रॉस बी कहें, पूरा कहें, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में ए और बी हैं उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर इस बोर्ड के प्लेन में हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इस बोर्ड में, बोर्ड के प्लेन में है, एंगल बीच का क्या, थीटा है, तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बोर्ड में होगा, परपेंडिकुलर तल में होगा, लंबवत तल में होगा, इधर होगा ऐसे, चाहे बाहर की तरफ हो या फिर बोर्ड के अंदर की तरफ हो। अब उसकी दिशा कैसे निकालेंगे, एन कैप इधर है या एन कैप अंदर की तरफ है। तो इसका क्या होगा, जब ए क्रॉस बी कर रहे होंगे तो ए की तरफ अपनी चारों उंगलियों को रखेंगे और ये जो हथेली है वो रखेंगे बी की तरफ और इसको बी की तरफ मोड़ेंगे, तो अंगूठा बता देगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। ए पे रखा, बी की तरफ मोड़ा, तो ये अंगूठा बताएगा। अब ऐसे नहीं करना कि ऐसे रखकर कैसे मोड़ दें, छोटे कोण से जाना, दो कोण बनेंगे, एक तरफ छोटा बनेगा, एक तरफ बड़ा बनेगा, तो इस वाले कोण से जाएंगे, ए क्रॉस बी। तो इधर आएगा इस प्लेन के बाहर, एन कैप हमारा इधर इधर हो जाएगा। चलो यहाँ ऊपर बना देते हैं ऐसे, इधर होगा हमारा एन कैप, जो कहाँ है, यहाँ पे ऐसे बोर्ड के बाहर। कैसे निकालेंगे, इस तरह से। अगर हमें बी क्रॉस ए करना होता तो बी से ए की तरफ घूमते, छोटे कोण की तरफ से, तो अंगूठा कहाँ जाता, अंदर की तरफ। यानी कह सकते हैं ए क्रॉस बी इधर है और बी क्रॉस ए अंदर की तरफ है, और ये चीज तो दोनों में सेम रहेगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। यानी जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो दोनों का सेम है, बस दिशा अलग होगा। इधर एन कैप होगा तो अंदर की तरफ माइनस एन कैप मानना पड़ेगा। तो अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए, तब क्या हो जाता है, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। यानी दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ए क्रॉस बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, यानी माइनस लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए माइनस के साथ, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अब अगर हमारा वेक्टर, जो वेक्टर है, अगर एकांक सदिशों के रूप में लिखा है, लंब कोणीय एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप के पदों में लिखा है, तब हम कैसे उसका अदिश गुणा और सदिश गुणा करेंगे वो समझते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस स्मॉल ए कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, हमने कैपिटल लिया, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस वेक्टर ए के ए एक्स ए वाई ए जेड क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों के अंदिश परिमाण है। ठीक, अब ये हो गया। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी करना है, यानी इसका अदिश गुणन करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी। तो क्या करेंगे, ए डॉट बी करने का तरीका क्या होगा, जब आई जे के कैप के रूप में लिखा हो, सीधे सीधे क्या करना, आई कैप के गुणांकों का गुणा कर देंगे, ए एक्स बी एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ऐसे वाई वाले का कर देंगे, जे वाले का कर देंगे, ए वाई बी वाई प्लस फिर के वालों का कर देंगे, के कैप वालों का
ए जेड बी जेड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी निकाल सकते हैं। ठीक, ए डॉट बी ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं का ए क्रॉस बी निकालना, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तब क्या करेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका बदल जाएगा। ए क्रॉस बी का तरीका ऐसे होगा, साइडिक बना करके। चले इसमें क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप पहले लिख लेंगे, फिर जो वेक्टर पहले उसके कंपोनेंट को ऊपर लिखेंगे और बी वाले को जो बाद में उसको नीचे लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे, इसको ए एक्स, इसको ए वाई और इसको ए जेड। इसका क्या लिखेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आई कैप उतार लेंगे, आई कैप ब्रैकेट बनाएंगे। अब ये वाली लाइन बंद कर देंगे, ये वाला और आई के नीचे वाला। आई कैप लिखा तो आई वाली लाइन ए लाइन दोनों बंद हो जाएगी, ये 4 बचेंगे। अब इसके मल्टीप्लाई में से इसके मल्टीप्लाई को घटा देंगे, मतलब इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को घटा देंगे, इसके प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को घटा देंगे। किसको घटाएंगे, ए वाई बी जेड में से घटेगा बी वाई ए जेड, ये घट जाएगा। आई कैप हो गया। फिर आगे इसी के आगे देखें, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, तो अगला नंबर आगे होगा, इसी में आगे लिखिएगा। हम नीचे लिख रहे हैं माइनस जे कैप इंटू, फिर क्या होगा, जे वाली लाइन बंद करेंगे, ये लाइन और ये लाइन बंद करेंगे, फिर ये चारों बचेंगे। इसके गुणा में से इसको घटाना है, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड हो गया। फिर अगला के प्लस के साथ, प्लस के कैप, ये जे वाला माइनस के साथ रखना, बस ध्यान देंगे। चलिए के साथ के वाली लाइन बंद कर देंगे। अब ये 4 बचेंगे, इसके गुणा में से इसको घटाएंगे, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक, ये पूरा वेक्टर आ जाएगा। ये भी मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इनका गुणा भाग करके जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करके, तो हमारा ए क्रॉस बी ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। इससे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। इसमें आई कैप जे कैप आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी सदिश है तो एक वेक्टर होना चाहिए, और ये परिमाण था इसलिए इसमें आई कैप जे कैप गायब हो गया, वो नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, कहाँ से आया उससे हमें कोई खास मतलब नहीं रखना है, बस क्या रखना, सीधे रिजल्ट याद रखना, इसी से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जितना मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट था, जिसका हमें यूज था, वो हमने यहाँ कवर कर लिया। तो चलिए अब नए वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर आधारित वेक्टर पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके टीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।